Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. As you all know that I have started a playlist especially for the HPSC aspirants, and in this video I am going to take up another interesting yet very challenging topic, that is post-structuralism. My discussion will start from structuralism, its relation to post-structuralism, its difference from post-structuralism, and will go up to the major figures of post-structuralism. Tell you people that this is one of the most interesting literary theory, much alike postmodernism. So let us get into the video. First of all, I would like to begin my discussion by discussing what is structuralism. As you can see that the word post-structuralism has the word structuralism, so it naturally bears a relationship between post-structuralism. क्योंकि post-structuralism word में ही structuralism आता है, तो एक relation जरूर है post-structuralism और स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में. स्ट्रक्चरलिज्म एक टाइटल, एक वर्ड के अगर हम मीनिंग को देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चर्स को समझना. और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू में स्ट्रक्चरलिज्म एक लिटरेरी थियरी है जो कि 1920 से स्टार्ट होती है. लिटरेरी मूवमेंट है, लिटरेरी थियरी है, एंड दैट लिटरेरी ट्रेंड है दैट गोज अप टिल 1960s. क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट इतने डेकेड्स पर रन करी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियरी रही है. और उसके अगेंस्ट में या उससे डिफर करते हुए अगर कोई लिटरेरी थियरी आई है तो वो भी एक इक्वली चैलेंजिंग लिटरेरी थियरी रही होगी. स्ट्रक्चरलिज्म जैसा कि वर्ड से हम समझ सकते हैं, हम जब एक टेक्स्ट में स्ट्रक्चर्स को ढूंढते हैं, स्ट्रक्चर से कनेक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स को टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं, तो उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. यहाँ पर हमारे लिए टेक्स्ट के, क्योंकि हमने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा है, वहां पर हमने वर्ड्स को पढ़ा है, वर्ड के मीनिंग को पढ़ा है, फॉर्म को पढ़ा है, टोन को पढ़ा है, स्टाइल को पढ़ा है, तो उसी का ही एक्सटेंशन हमारे पास है स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट. स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट का पार्ट है न्यू क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म उसका एक पार्ट है, नैरेटोलॉजी उसका एक पार्ट है. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, तो स्ट्रक्चरलिज्म में मेन हमारा की पॉइंट क्या है कि हर टेक्स्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसे उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं, उसको एक रियलिटी से जोड़ते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट को एक नया मीनिंग देता है. तो जब हम टेक्स्ट को प्लेस करते हैं सोशल पॉलिटिकल मीनिंग में और उसको एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली समझते हैं, हमारी टोन बहुत सिंपल एंड साइंटिफिक रहती है, तो वो स्ट्रक्चरलिज्म होता है. हम डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू स्ट्रक्चर्स बना करके एक टेक्स्ट को ब्रेक कर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. जैसा कि न्यू क्रिटिक्स ने किया था, जैसा कि रशियन फॉर्मलिस्ट ने किया था. स्ट्रक्चरलिज्म के जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं वो रहे हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, जिनका वर्क जो है माइथोलॉजी से रिलेटेड रहा है, जिन्होंने स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ किया है. बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव वर्क है स्ट्रक्चरलिज्म का. और साथ ही साथ फादर जो रहे हमारे लिंग्विस्टिक्स के, वो है फर्डिनेंड डी सोश्योर, वो इसके मियास्ट्रो माने जाते हैं. स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट रही है जिसने 4 डेकेड्स को डोमिनेट किया है, थॉट को डोमिनेट किया है, इंटरप्रिटेशन को, टेक्सचुअल एनालिसिस को डोमिनेट किया है. तो स्ट्रक्चरलिज्म बाय इजी वर्ड्स, स्ट्रक्चरलिज्म इज टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, and those structures can be linked to the outer world. जैसे कि विंटर को हम सैडनेस से डिनोट करते हैं. एक टेक्स्ट में अगर विंटर को दिखाया गया है, विंटर का सीजन दिखाया गया है, तो उसे हम सैडनेस से डिनोट करने लगते हैं. जैसे कि कमाला दास की पोम है माय मदर एट 66, उसमें वो अपनी मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं. तो जब हम एक स्ट्रक्चरली इसको समझते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो कि विंटर के सीजन को सबसे ज्यादा सैडनेस की थ्रू मानते हैं. हम देखते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, सब जगह सैडनेस का माहौल है. इन द पोएम जे एल्फ्रेड प्रूफॉक में भी हम इन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. पर्टेनिंग टू द मूड स्ट्रक्चर, हम मूड के स्ट्रक्चर से पोएम को समझ रहे हैं. यहाँ पर हम कमाला दास की पोएम देख सकते हैं, टी.एस. एलियट की पोएम देख सकते हैं. टी.एस. एलियट की पोएम द वेस्टलैंड को हम महाभारत के युद्ध कांड से कंपेयर कर सकते हैं. तो व्हेन यू ट्राई टू एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर एंड सी दिस इज इट. हाँ जी, इसके अलावा
अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। तो आप स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। ऐसे ही न्यू क्रिटिक्स ने क्या किया था, स्टाइल को, टोन को, whatever you have in front of you, the text is in itself complete, आपके आगे है, आप उसमें से ही पढ़ेंगे, उसी में से ही आप स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, आप फॉर्म को पढ़ते हैं, स्टाइल को पढ़ते हैं, जिसके मेन राइटर्स हमारे रहे हैं आई ए रिचर्ड्स रहे हैं, एफ आर लीविस रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल स्टडी इज टू गेट टू नो द मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेक्स्ट एंड यू लिंक दैट स्ट्रक्चर टू सम अनदर आइडिया एंड यू से दिस इज इट। इसके अलावा इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती है। यू फिक्स द मीनिंग, यू मेक द मीनिंग बाइनरी, जी ये है तो ये होगा ही होगा। तो जब आप एक मीनिंग की फिक्सेशन कर देते हैं तो वो स्ट्रक्चरल स्टडी हो सकती है। सो इन सारी आइडियोलॉजी को जो एंटाई जाता है, उससे आगे जाता है, ऑपोजिट जाता है, वो होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पहले यहां से समझते हैं। फर्डिनेंड डी सोश्योर, स्ट्रक्चरलिज्म से हम यहां पर बात कर रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। फर्डिनेंड डी सोश्योर का जो कॉन्सेप्ट रहा है साइन का, सिग्निफायर का, सिग्निफाइड का, यू आई से एप्पल, यू हैव द इमेज ऑफ रेड एप्पल इन योर माइंड। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि मैंने कहा एप्पल, आपके माइंड में इमेज आती है एक एप्पल की। तो साइन इज फाइनली सिग्निफाइड, मैंने लैंग्वेज का यूज किया सिग्निफाई करने के लिए और फाइनली मैंने सिग्निफाई कर दिया। स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। ऑथर ने वर्क लिखा, वर्क को हमने पढ़ा, उसे एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, टेक्सचुअल एनालिसिस करा, स्टोरी एंड हो जाती है। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमें इस एनालिसिस से भी आगे लेकर के चलता है। यहाँ पर बाइनरी को रिस्पेक्ट किया जाता है, एम्बिवेलेंस को नहीं, दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट, दिस इज इट। सो टेक्स्ट को हम एक कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं और हम उसे एक कंप्लीट एनालिसिस मानते हैं कि इसके अलावा इस टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ एक बहुत अच्छा ऐसे है नॉर्थरॉप फ्रायर का, उसे भी आप जरूर ही कीजिएगा। देखिए अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो साइन और सिग्निफायर के कॉन्सेप्ट से आगे जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को मेजरली लेकर के आने वाले हैं जेक्स डेरिडा, जो कि 1960s में लेकर के आए हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट से एरो क्या डिनोट करते हैं, हम स्ट्रक्चर से ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझ रहे हैं। तो साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड पे स्टोरी फुल स्टॉप नहीं होती है, स्टोरी यहां से आगे चलती है। व्हेन आई से टॉप, When I say top, जब मैंने एक वर्ड बोला टॉप, मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स कुछ समझेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप, द टॉप दैट आई एम वेयरिंग, कुछ समझेंगे माउंटेन टॉप, कुछ समझेंगे टॉप कि वो टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो जब मैं एक वर्ड बोल रही हूँ टॉप, आई एम मेकिंग इट मोर एंड मोर इंक्लूसिव। मैं चाह रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और से और ज्यादा उस मीनिंग को फर्दर आउट करते चले, फर्दर लेकर के चले। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्टडी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी ये क्या कहती है कि सिग्निफाइड हो जाना एक एंड नहीं होता है। एक सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर और दूसरा सिग्निफायर थर्ड सिग्निफायर की ओर चलता जाता है। यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। आप पीछे को आगे लेकर जरूर चलते हैं बट आगे जरूर बढ़ते जाते हैं। यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म में भी ये वर्ड यूज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंड द फ्लूइडिटी, डायनामिक एंड द स्टेट ऑफ बीइंग। अब बीइंग का एग्जांपल ले लीजिए। जब आप छोटे थे आपके लिए फोन की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। आपके लिए फोन जो कि मोबाइल फोन किस तरीके के होते थे, यू वर इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग कि हमारे पास फोन है, हम टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब आपको वो दिस इज इट वाली फीलिंग थी, दैट यू हैव द फोन वेदर और नॉट इट इज नोकिया, आपके हैंड में है, फोन है। लेकिन आज के टाइम पर बिकॉज यू हैव सो मच वेराइटीज इन द नेम ऑफ फोन इटसेल्फ, मोबाइल फोन, सेल फोन्स के आपके पास इतनी ज्यादा वेराइटी है, इतने ज्यादा ब्रांड ऑप्शंस है कि यहाँ पर डायनामिक, फ्लूइडिटी, कॉन्स्टेंट मीनिंग, दिस इज इट वाली स्टेट ऑफ बीइंग वाली कभी भी नहीं आएगी। आप कुछ बनना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी पर वो आपको दिस इज इट नहीं आएगा। जी हमारे पास एसोसिएट भी है, हमारे पास प्रोफेसर भी है, हमारे पास सीनियर प्रोफेसर भी है, हमारे पास HOD भी है। तो व्हेन यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज इट,
पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग में ये नहीं कह रहे हैं कि साइन सिग्निफायर हो जाएगा, नो, या सिग्निफाइड होगा। द जर्नी विल कीप ऑन गोइंग। टेक्स्ट अगर मैंने पढ़ा है तो मेरा एनालिसिस डिफरेंट होगा, मेरे फ्रेंड ने पढ़ा है उसका एनालिसिस डिफरेंट होगा, मेरे टीचर ने पढ़ा है उसका एनालिसिस डिफरेंट होगा। तो व्हेन यू कैन एलोकेट so many meanings to one single text, how can you say that there are structures in that text? No, there are no structures in the text. This is what post structuralism is all about. I hope in three lively examples, in three easy examples से आप समझ पाए होंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी जैसे स्ट्रक्चरलिज्म की मूवमेंट्स रही है, रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म रहा है, सिमेंटिक्स रहा है, सेमियोटिक्स रहा है, और उसके बाद हमारा नैरेटोलॉजी रहा है, स्ट्रक्चरल नैरेटोलॉजी रहा है, वैसे ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की एक मीनिंग है, एक मूवमेंट है डीकंस्ट्रक्शन। हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो अम्ब्रेला टर्म रहेगी, प्लीज ओपन अप योर ईयर्स व्हेन आई एम सेइंग दिस, हमारी जो अम्ब्रेला टर्म रहेगी वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ही रहेगी, जो कि 1960s से स्टार्ट हुई है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक छोटा सा बेबी पोर्शन है डीकंस्ट्रक्शन, व्हेन यू डीकंस्ट्रक्ट द सेंटर। आप स्ट्रक्चरलिज्म में सेंटर बना लेते हैं, बाइनरी बना लेते हैं, उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सेंटर्स आर डिस्ट्रॉयड, सिग्निफायर इज नेवर सिग्निफाइड, और जो सिग्निफाइड हो भी गया है जी वो भी आगे सिग्निफायर की जर्नी पर ही चलता जाएगा। मैंने कहा टॉप, आपने देखा माउंटेन टॉप, किसी ने देखा रिवॉल्विंग टॉप, किसी ने देखा रीचिंग ऑन टॉप। So post structuralism, it puts an end to the binariness, as always in the state of fluidity, always in the state of ambivalence। ग्रे की हम रिस्पेक्ट करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे भी है यहाँ पर। तो टेक्स्ट सब कुछ जरूर है, टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन रिस्पेक्ट की जाएगी। देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग दैट कैन बी एलोकेटेड टू द टेक्स्ट, बट देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस। हर टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट, आपको पता नहीं चलता है फॉर द टाइमिंग कि नैरेटर मेल है या फीमेल है, या जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटर है भी या नहीं है। कई बार जब आप एक टेक्स्ट स्टडी करते हैं, विदाउट समरी आप अपने हैंड में रखते हैं, उस टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ योर टीचर, तो यू गेट कंफ्यूज कि यार ये जो बोलने वाला है ये नैरेटर है या नहीं, या मेल है या फीमेल है, या कैरेक्टर है या एक स्मॉल कैरेक्टर है, एक प्रोटैगनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, ये है कौन। तो आप धीरे धीरे समझते जाते हैं उस टेक्स्ट का मीनिंग। तो टेक्स्ट इज ऑलवेज ओपन एंडेड, टेक्स्ट इज ऑलवेज वेलकम, टेक्स्ट इज ऑलवेज वेलकमिंग न्यूमरस इंटरप्रिटेशंस। So there is no meaning but interpretation. One meaning will lead to another meaning, and that another meaning will lead to yet another meaning. So this journey will go on. Post structuralism में भी हम structures को break करते हैं, centers को break करते हैं. We are always decentering, we are always moving ahead. That is post structuralism. अब देख लेते हैं इनके मेजर। The movement started in France in 1960s. इसके पायनियरिंग राइटर माने जाते हैं जेक्स देरिडा। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं जिसमें स्पीच एंड फिनोमेना है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी है, राइटिंग एंड डिफरेंस है। लेकिन इनके जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जेक्स देरिडा का ये जो कॉन्सेप्ट है अफोरिया का, इसका मीनिंग है कंफ्यूजन, दैट देयर इज ऑलवेज अ रिलेटेबल कंफ्यूजन रिलेटेड टू द टेक्स्ट। यू कैन नेवर रीच the final meaning but there are many interpretations। और इनका ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, ये बना है डिफर से और डेफर के कॉन्सेप्ट से, कि या तो आप एक चीज से डिफर कर सकते हैं या डेफर मींस कॉन्टिन्यूटी में आप चल रहे हैं, तो आप डिफरेंट भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी में भी चल सकते हैं। तो इनके जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया है जेक्स देरिडा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने यूजीसी नेट एग्जाम के PYQs को उठा करके देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम दिस लिटरेरी थियरी। आपका मेन क्वेश्चन तो बनता है द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। आपको एक assumption एंड रीजन का क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है, विच assumption इज ट्रू एंड विच रीजन इज फॉल्स। तो आपके ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइटर को पढ़कर चले जाना एम्पल नहीं है, लिटरेरी थियरी की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है लिटरेरी थियरी को। इसके बाद अगर आप फर्दर रीडिंग
करते हैं, जेक्स डेरिडा को पढ़ते हैं, मिशेल फूको को पढ़ते हैं, पॉल डे मैन को पढ़ते हैं और जे.एच. मिलर को पढ़ते हैं, आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग बाय दीज लिटरेरी थियरीज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन विदाउट द बेस दैट आई हैव गिवन यू, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी, क्योंकि टाइम एम्पल नहीं है, 40 डेज के अराउंड का टाइम रह गया है हमारे एग्जाम को, तो आप जेक्स डेरिडा को पढ़ लीजिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में और मिशेल फूको को पढ़ लीजिए। मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट है, बर्थ ऑफ क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, पावर डायनामिक्स का है। ये मानते हैं कि ये जो सब मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल है, क्लिनिक है, ये रिप्रेसिव इंडस्ट्रीज हैं जो हमें फोर्स करती हैं इनके पास जाने के लिए। पावर स्ट्रक्चर की ये बात करते हैं, लेकिन हम इन्हें ज्यादा मार्क्सिज्म में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर जेक्स डेरिडा को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार से आप लिटरेरी थ्योरी को बुक कर उठाइए, इस इजी इंटरप्रिटेशन के साथ उसको रीड कीजिए, क्योंकि जब हम एक लिटरेरी थ्योरी फॉर एग्जाम्पल पीटर बेरी की बुक भी उठाते हैं, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हमें लगते हैं कि हमारा मीनिंग ही लॉस हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट ही लॉस हो जाता है। तो क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही क्लियर कट वे से मैंने बताया है द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो विद द सेल्फ रीडिंग देयर एंड देन। उठाइए और कंप्लीट कर दीजिए लिटरेरी थ्योरी के कंप्लीट को। पोस्ट मॉडर्निज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से ये प्लेलिस्ट आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू, DV. We are going to rock it all. With that, I come to the end of this video. Thank you.